अपने मुकेरिया का एजेंट है, उनका नाम साहब सिंह है, जिन्होंने पीएस कंसल्टेंसी के नाम से खोला हुआ है। टोटली हमारे से 1,45,000 इन्होंने इन हैंड लिया हमारे से। देन उसके बाद इन्होंने जब बाहर भेजा मुझे, बाहर जाने के बाद वहाँ पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, मुझे कोई काम नहीं दिया उन्होंने। एजेंट से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तुम हमारा लड़का वापस बुला दो। मेरे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी हमारा लड़का वापस बुला दो ताकि हम अपने पास बुला लें, और जो हमारे खर्चा हुआ है वो पैसा आप हमें रिफ़ंड कर दो। उस बंदे ने पहले एग्री हो गया, फिर उसके बाद उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इसके चलते चलते जब मम्मा भी बीमार हुए थे तो फिर पापा उसी टेंशन में मेरी टेंशन लेके हम दोनों की कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, कोई सेटल नहीं हो रहा, आगे जाके मेरा बेटा ख़राब कर दिया इसने। उसी के चलते चलते मेरे पापा टेंशन में आके उनको अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई उसी दिन। कंपनी के मैनेजर ने भी और यहाँ से इन बंदों ने, एजेंटों ने मेरे हाथ में वीज़ा निकाल के बोलते हैं तुम्हारा तो नया वीज़ा भी आ गया आगे, वर्क वीज़ा, तो तुम अभी काम कर लो। जो बंदा जाना था वो तो चला गया, बल्कि उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता इंसान मर गया या क्या, उनको बस पैसों से मतलब था। ये सुसाइड नोट मेरे पापा ने अपने हाथों से लिखा हुआ, जिसमें फिर हमने ये डिवीज़न नंबर 2 में इन्फॉर्म करा। वहाँ से SHO दविंदर प्रकाश अपनी टीम के साथ आते हैं और देखते हैं। उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, देन उसके बाद आप संस्कार करिए, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके ख़िलाफ़ की जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा। बट उन्होंने हमें कोई इंसाफ नहीं दिलाया। और वहाँ पे ASI कुलदीप राज हैं, जो इस केस को SHO ने जिनको मार्क करा था कि तुम हैंडल करो, इनका समझौता करवाओ। हमने SHO को बोला था अगर आप इंसाफ नहीं दिला रहे, कम से कम हमारे पैसे ही वापस दिला दो, उनके बोल के। तो ये भी काम नहीं करा उन्होंने। ASI कुलदीप राज को देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो उन्हीं के पक्के ले रहा है। पंजाब में बेरोज़गारी कितनी है इसका अंदाज़ा उसी से लगाया जा सकता है जब यहाँ पंजाब के लाखों ऐसे युवक युवतियाँ हैं जो रोज़गार के लिए अपना देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और कोई तो सक्सेस हो जाता है, वहाँ पर किसी को जॉब मिल जाती है, बट कुछ ऐसे युवक भी होते हैं जो किसी एजेंट के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं और एजेंट उनके साथ लाखों रुपए का धोखा कर देता है, जिसके बाद उनको फ़ॉरेन में जाके भी कोई नौकरी के स्कोप जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। और फिर वो सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि वो उन्हें जो है, सरकार जो है उन्हें वापस अपने भारत लेके आए। ऐसा ही एक मामला पठानकोट के जोधामल कॉलोनी में भी देखने को मिला। यहाँ पे एक युवक अपनी बेरोज़गारी को लेकर फ़ॉरेन गया था और फ़ॉरेन दुबई जाने के लिए उसने मुकेरिया के किसी एजेंट के साथ कांटेक्ट किया था और एजेंट ने भी उनसे भारी भरकम जो रुपए लेकर उनको दुबई भेजा था। और वहाँ पे जाके उनके साथ जो क्या हुआ, उनको जॉब मिली नहीं मिली, अब मैं उन्हीं शख्स से बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि जो एजेंट है वो अपना बिज़नेस जो है वो कैसे जो आम युवा होते हैं उनके सर से निकालते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन सैनी है। सचिन सैनी जी, क्या हुआ था आपके साथ? कौन सी कंट्री में गए थे? क्या सिस्टम, पूरी स्टोरी हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैं गया था, अपने मुकेरिया का एजेंट है, उनका नाम साहब सिंह है, जिन्होंने पीएस कंसल्टेंसी के नाम से खोला हुआ। इनका जो हेड ऑफिस वो दिल्ली में है और मैं इन्हीं के थ्रू गया था बाहर, दुबई कंट्री में गया था, जिसके लिए मैंने उनको पहले इंटरव्यू दिया था, जो कि मैंने डेस्टिनेशन अप्लाई करा था CCTV ऑपरेटर का। तो इन्होंने मुझे बोला कि CCTV ऑपरेटर में आपकी सिलेक्शन हो गई है, इंटरव्यू क्लियर हो गया है, देन आफ्टर आपकी जो सैलरी है 2200 दिरहम आपकी सैलरी होगी, तो आपको वहाँ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी जाते ही। तो हमने जो इन्होंने मुझे बताया कि आपका 1.5 लाख का खर्चा आएगा तकरीबन, तो हमने जब इनसे पैसे भी दिए तो उसमें भी कोई कंसेक्शन नहीं दिया इन्होंने। टोटली हमारे से 1,45,000 इन्होंने इन हैंड लिया हमारे से। देन उसके बाद इन्होंने जब बाहर भेजा मुझे, बाहर जाने के बाद वहाँ पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, मुझे कोई काम नहीं दिया उन्होंने। मैं पूछता भी था फ़ोन पे, मेरी फैमिली भी उनसे कांटेक्ट करती थी, बट उस एजेंट ने हमें कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। बीच में फ़ोन नहीं उठाने उसने,
तो वहाँ कंपनी से बात करो तो कंपनी बोलती है कि हमारे पास सीसीटीवी ऑपरेटर का काम ही नहीं है अभी। फिर उन्होंने मुझे बाद में बोला कि तुम 2200 की जगह हम तुम्हें 1800 सैलरी देंगे वहाँ की, और तुम सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज में जॉब कर लो। ये चीज़ किसने बोली? पहले आपको 2200 के लिए बोला, उसके बाद 1800, ये किसने आपको ये बात बोली? एजेंट ने बात ये बोली थी हमें। अच्छा। ठीक है जी। और ये ऑफ़र लेटर भी उन्होंने जब निकाल के दिया था हमें, ये ऑफ़र लेटर है, डिफेंडर सिक्योरिटी नाम से है कंपनी वहाँ पे। इस ऑफ़र लेटर में देखिए साफ लिखा है, पहले 3 महीने 1500, उसके बाद 2200 आपको जो है सैलरी मिलेगी, सीसीटीवी ऑपरेटर का काम होगा। ठीक है जी। बाद में एजेंट ने बोला कि ठीक है, अगर वो काम नहीं है, तुम चले तो गए हो, तो चलो आपको दूसरी जॉब देते हैं, तो उसमें आपको 1800 सैलरी देगी। पहले हम लोग मानते नहीं थे, फिर मेरी फैमिली ने थोड़ा प्रेशर किया कि चल बेटा, अगर तू गया है तो यहाँ भी कोरोना है, यहाँ पे भी ऐसा ही है हाल, तो इससे अच्छा तू कर ले, 2 साल लगा ले वहाँ पे, तो कोई बात नहीं। मैं गया, मैं फिर एग्री हुआ। उसमें भी उसने कोई 10-15 दिन मुझे फिर नहीं रिस्पॉन्स दिया कोई भी, हाँ करने के बाद भी ना मुझे कोई, उन्होंने कंपनी से कोई फूड के लिए अलाउंस कोई दिया, कोई पैसा नहीं दिया। घर से मुझे पैसे मंगवाने पड़ते थे, उससे रिक्वेस्ट भी करी कि हमें पैसे दे दो, यहाँ पे फूड के लिए प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी उस बंदे ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना ही फैमिली की, जिसकी वजह से मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। जिनको मम्मा मेरे एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, उनको काफ़ी ज़्यादा वो भी टेंशन में हो गए। उसके बाद पापा भी, फिर पापा को हम दोनों की टेंशन हो गई, मम्मा की भी और मेरी भी, जिसके चलते चलते हमने उस एजेंट से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तुम हमारा लड़का वापस बुला दो। मेरे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी, हमारा लड़का वापस बुला दो ताकि हम अपने पास बुला लें, और जो हमारे खर्चा हुआ है वो पैसा आप हमें रिफ़ंड कर दो। उस बंदे ने पहले एग्री हो गया, फिर उसके बाद उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इसके चलते चलते जब मम्मा भी बीमार हुए थे, तो फिर पापा उसी टेंशन में मेरी टेंशन लेके हम दोनों की, कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, कोई सेटल नहीं हो रहा, आगे जाके मेरा बेटा ख़राब कर दिया इसने। उसी के चलते चलते मेरे पापा टेंशन में आके, उनको अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई उसी दिन। जिस दिन डेथ हुई है मुझे पता चला वहाँ से, नेक्स्ट डे ही मैंने उनको बोला कि मुझे वापस जाना है, मेरे पापा की डेथ हो गई ऐसे ऐसे, आप लोगों ने वैसे भी कोई काम नहीं करा। उसी टाइम उस कंपनी के मैनेजर ने भी, और यहाँ से इन बंदों ने, एजेंटों ने, मेरे हाथ में वीज़ा निकाल के बोलते हैं तुम्हारा तो नया वीज़ा भी आ गया आगे, वर्क वीज़ा, तो तुम अभी काम कर लो। जो बंदा जाना था वो तो चला गया, बल्कि उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता इंसान मर गया या क्या, उनको बस पैसों से मतलब था। हम गए, वापस आए, मैं वापस आ गया अपनी फैमिली के पास। पापा का तो चलो जो करना था उन्होंने कर दिया। जब मेरे परिवार वाले, पापा डेड बॉडी पड़ी थी, तो उन्हें जब स्नान करवाने लगे थे, नेक्स्ट डे जब संस्कार करना था, तो नहलाते हुए उनके जब वस्त्र उतार रहे थे, तो उनके पॉकेट से कुछ पैसे और एक लेटर निकला था, सुसाइड नोट, जिसका ये कॉपी, जिसका ये लेटर है, ये सुसाइड नोट मेरे पापा ने अपने हाथों से लिखा हुआ, जिसमें फिर हमने ये डिवीज़न नंबर 2 में इन्फॉर्म करा। वहाँ से SHO दविंदर प्रकाश अपनी टीम के साथ आते हैं और देखते हैं। उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, देन उसके बाद आप संस्कार करिए, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ़ की जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा। बट उन्होंने हमें कोई इंसाफ नहीं दिलाया, ना ही हमारे से कोई बातचीत करी। उसके बाद 10-15 दिन बीत जाने के बाद हम खुद ही थाने गए हैं, पुलिस स्टेशन जाके हमने बात करी है। वहाँ फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। रिक्वेस्टें कर करके उन्होंने सामने वाली पार्टी को बुलाया। एक बार आई है, हमारी उनसे थोड़ी बहुत बहस होती है, बट उस पार्टी ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो पुलिस के सामने ही हमें थोड़ा अग्रेसिव होकर बात करते थे। उसके बाद उठ के भी चले जाना वहाँ से। और वहाँ पे ASI कुलदीप राज हैं, जो इस केस को SHO ने जिनको मार्क करा था कि तुम हैंडल करो, इनका समझौता करवाओ। हमने SHO को बोला था अगर आप इंसाफ नहीं दिला रहे, कम से कम हमारे पैसे ही वापस दिला दो, उनके बोल के। तो ये भी काम नहीं करा उन्होंने। ASI कुलदीप राज को देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो उन्हीं के पक्के ले रहा है, कि उन्हीं ने जैसे उनसे पैसे खाए हैं या क्या पता क्या करा उन्होंने, बल्कि हमारी साइड ही नहीं ली। हमारी जो बातचीत उन्होंने किसी सिरे आने नहीं दी है, कहीं लगने ही नहीं दी बात उन्होंने। फिर उसके बाद आज मैंने अपनी फैमिली को तैयार करा, हम सब, मैं, मेरी मदर, आज हम SSPG के ऑफिस गए हैं, वहाँ जाके उनके आगे पेश हुए हैं और उनको अपनी जो दरख्वास्त है आज हमने वहाँ पे लगाई है।
कि हमें वहाँ पे जो है इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये जो आपके साथ सारा बीती है, जो आपके साथ मामला हुआ है, ये कितने टाइम पहले हुआ था? मैं गया था तकरीबन 17 अप्रैल को गया था मैं जी, और 25 मई को मेरे पापा की जो है मौत हो गई थी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कार्रवाई? इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम आज एसएसपी सर के पास गए हैं कि हमें कम से कम वही इंसाफ दिला दें। हमारे घर का देखो मेंबर भी चला गया, पैसे भी चले गए, और वो पार्टी जो है खुलेआम घूम रही है, उनको कुछ डर ही नहीं है, और हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, बट कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। तो हमारी यही विनती है प्रशासन के आगे कि जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, और हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये जो पंजाब के हालात हैं रोज़गार को लेकर, तो इससे शरेआम दिखता है कि बेरोज़गार लोग एक तरफ एजेंटों के थ्रू जब फ़ॉरेन जाने की वो बात करते हैं, बाहर जाने की वो बात करते हैं, तो एजेंट जो है वो उनसे काफ़ी मात्रा में पैसे लेते हैं, उसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। ये जो शख्स यहाँ पे खड़े हैं, ये अपनी बात आपको बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 1,45,000 रुपया एजेंट को दिया, और दुबई में एजेंट ने उनको एक ऑफ़र लेटर के दिया और दुबई में जॉब के लिए बोला। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके कोई जॉब नहीं होती, और ये 1 डेढ़ महीना जो है वहाँ पे फ्री में बैठकर और घर से खर्चा मंगवा कर अपना खर्चा करते हैं। उसके बाद इस इन बिटवीन इनके फादर साहब की भी टेंशन के मारे जो है वो डेथ हो जाती है, और डेथ होने जब होती है तो उससे पहले वो अपना एक सुसाइड नोट भी देते हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि मैं सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री हरबंस लाल, निवासी सैनगढ़ पठानकोट, फ्रेंड्स कॉलोनी, मैंने अपने लड़के को कुछ दिन पहले ट्रैवल एजेंट साहिब सिंह पुत्र सूरम सिंह, निवासी राजबेला गुरदासपुर के द्वारा दुबई भेजा था, परंतु अब तक मेरा लड़का वहां नौकरी नहीं लगा। पूछने पर साहिब सिंह हर बार टाल मटोल करता है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं, और मैं ये कदम उठा रहा हूं। जो भी उनके साथ हादसा हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने ये डिप्रेशन में चले गए। सारी बातों का एक कंक्लूजन निकलता है कि जो बेरोज़गार युवक है या युवतियां हैं, वो एक तरफ जो ये एजेंट है उनसे खज्जल होते हैं, उसके बाद वही युवक जो है वो पुलिस प्रशासन का भी जो है अनदेखी का वो उनको भुगतना पड़ता है। यहाँ पे इनकी माता जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण सानी। क्या हुआ था आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को अटैक हुआ, मैं घर पे नहीं थी, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में दाखिल थी। तो घर पे वो अकेले थे, टेंशन में हम दोनों थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गए मेरे अकेले रहने से। तो जब हम आए, बहुत फ़ोन किए उन्होंने उस दिन, मतलब कि 25 तारीख को बहुत फ़ोन किया कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। हमने बोला क्या हुआ है, घर आ जाओ। आके हमने कुछ तो देखा ही नहीं है। रात को जब उनकी डेथ होगी तब हमने देखा, तो लिटा दिया नीचे, कोई भी नहीं था पास। मैं तो बीमार थी, मेरे को होश भी नहीं था। बेटी अकेली मेरे साथ थी। फिर मैंने फ़ोन किया, बेटी ने फिर बुलाया, फिर आके कोई आया, तो उन्होंने आके नीचे उतारा। तो उसके बाद उनको मतलब कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को होश ही नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब सुबह नहलाने लगे, रात निकल गई, सुबह नहलाने लगे फैमिली वाले सभी, तो उसको जब पॉकेट देखी उनकी, तो उसमें एक से पैसे निकले, एक से उनका लेटर निकला। वो हमने इन्होंने बोल दिया फैमिली वालों ने कि वहाँ पे 2 नंबर थाने में उन्होंने शिकायत की। वहाँ से आए, आके उन्होंने लिया, दरख्वास्त कर लिख के ले गए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मेरे को कोई इंसाफ नहीं दिया। पोस्टमार्टम भी करवाया मेरे आदमी का, लेकिन अभी तक मेरे को इंसाफ नहीं दिया। मेरे को धक्के खाने पड़ रहे हैं, मैं विधवा होके मेरे को धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं ठीक थी, लेकिन ये रंग देने का मेरे को साहब सिंह का हाथ है। ये साहब सिंह ने सब किया है, नहीं तो मैं उनके पास जाती थी, तरले पड़ती थी कि मेरे को मेरा इंसाफ दवा दो, मेरा पैसे दे दे वापस। मैं बहुत गरीब हाँ, मेरे को इन्ना नहीं हैगा, मैं नहीं कर सकती। मैं बच्चे नूं कर्जा चुक के भेजा। उस तो इलावा भी मेरे बेटे नूं उत्थे रोटी खाण नूं नहीं सी मिलदी, मैं बेटे नूं कर्जा चुक चुक के ते पैसे भेजदी रही, तो इन मेरा साडा कोई हल नहीं किया। उस तो बाद ਇਹਦੇ डैडी पूरे हो गए, जब फोटो भेजी फिर उन्होंने इन्हूं वापस भेज दिता बेटे नूं। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ।
ऐसी ही पीड़ित परिवार की महिलाएं, जैसे उन्होंने बताया कि इनका बेटा गया था और पुलिस की तरफ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने आज एसएसपी को एक मांग पत्र दिया, एक लेटर दिया कि एसएसपी साहब से गुजारिश की है कि वो ही उनके मामले को गंभीरता से लेकर उनको न्याय दिलवाएं। मैं सारे जितने भी युवा हमारे ये देख रहे हैं ये स्टोरी हमारी, मैं सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि ऐसे कई एजेंट हर कॉर्नर में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पर मिल जाएंगे। और जिसने भी अगर फ़ॉरेन जाने का सोचा है या जाना चाहता है तो वो जो है उस एजेंट की जो है वो पड़ताल पूरी तरीके से करे और प्रशासन से भी इस चीज़ का कंफर्म करे कि क्या प्रशासन की तरफ से उनको रजिस्टर्ड किया गया है, क्या उनको लाइसेंस दिया गया है। और मैं पठानकोट प्रशासन से भी इस चीज़ के लिए निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वो भी देखें कि पठानकोट में भी ऐसे कई एजेंट्स हैं जो बच्चों को, जो युवाओं को बाहर भेजने के जो है सब्ज़बाग दिखाते हैं और उनसे कई पैसे लेके, काफ़ी मात्रा में पैसे लेके उनके साथ धोखा करते हैं। तो मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि वो भी पठानकोट में, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में देखें कि कितने ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चों को बाहर भेजने का काम करते हैं और कितने ऐसे एजेंट्स हैं जो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड हैं। मैं नीरज ठाकुर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ 7C न्यूज़ पठानकोट।